तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविचल दीक्षित और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिकस द एजुकेशन वर्ल्ड पे। तो हम आज बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में, इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो समांतर प्लेट संधारित्र होता कैसा है। इसमें दो समांतर धातु की लंबी समतल प्लेटें होती हैं, ठीक है, और इनके बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा रहता है और इस स्टैंड पर दोनों प्लेटें कसी रहती हैं। तो इसमें मान लिया इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, ठीक है, डी दूरी मान ली, यानी प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। मैंने आवेश के पृष्ठ घनत्व पर एक वीडियो अलग से बनाई है, अगर आपको वो पढ़ना है तो आप उससे पढ़ सकते हैं। क्या आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है? आवाज सही से देखते हैं। अब आवाज शायद क्लियर आएगी। हाँ, तो अब मैंने आवेश के पृष्ठ घनत्व पर एक अलग से वीडियो बनाई है। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व पे आप देख सकते हैं कि सिग्मा ए कैसे कैलकुलेट होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए कहां से आया। वैसे अगर मैं सीधे से बता दूं तो एकांक पृष्ठ पर वितरित होने वाले आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। जैसे कोई पृष्ठ है, पूरा इतना बड़ा पृष्ठ है, इसके एकांक हिस्से पर वितरित होने वाले आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहेंगे, ठीक है। तो ये सिग्मा हो गया और इनके बीच का माध्यम का परावैद्युतांक के हो गया, माध्यम का परावैद्युतांक के हो गया, इनके बीच का ए बीच की दूरी डी हो गई। क्लियर नहीं? हाँ, एक बीच की दूरी टी हो गई, ए परावैद्युत माध्यम के हो गया और आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो गया, तीन चीजें हो गई। तो इन सब उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0 वैद्युत क्षेत्र। यार अगर चैप्टर आपने क्लियर पढ़ा है तो आपको बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी कैसे आया है, ठीक है। तो हमने सिग्मा की जगह पे क्यू अपॉन ए रख दिया, सीधा सा आवेश पृष्ठ घनत्व का फार्मूला होता है क्यू अपॉन ए। क्यू अपॉन ए रख दिया तो क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन 0 हो गया वैद्युत क्षेत्र, के एप्सिलॉन 0 हो गया। इसके बाद आगे बढ़े तो प्लेटों के बीच विभवांतर अगर मान लिया बी है, इन प्लेटों के बीच विभवांतर अगर बी है तो फिर इज इक्वल टू बी अपॉन डी भी हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र क्यू अपॉन के एप्सिलॉन क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन 0 भी हो गया और वैद्युत क्षेत्र बी अपॉन डी भी हो गया। तो अब बी अपॉन ई बराबर बी डी है, ई बराबर बी अपॉन डी है। आपको दिख नहीं पा रहा है क्या? इधर रख लेते हैं आपको। हाँ, अब सही है, देखिएगा। हाँ, तो E इज इक्वल टू बी अपॉन डी है, E इज इक्वल टू, तो अगर हम B के बराबर लिखे तो विभवांतर के बराबर में लिखे तो B बराबर ई डी हो जाएगा। तो E की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है क्यू अपॉन के एप्सिलॉन 0 वो इस फार्मूला में रख देंगे। B में B इज इक्वल टू, देखिए देखिए दिख रहा है बिल्कुल। थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेज खराब है, स्केल नहीं हो पाया ठीक से। B इज इक्वल टू ई डी है, तो E की वैल्यू रख दी, क्यू E की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन 0 के ए एप्सिलॉन 0 रख दिया, के एप्सिलॉन 0 टू डी हो गया। तो हमें निकालना क्या था, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सब कर रहे हैं ना, तो हमने विभव निकाल लिया है। B इज इक्वल टू क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन 0 इंटू डी, ये हमने विभव निकाल लिया है। तो क्यू के बेटे में विभव जो हमने मान अभी तक कैलकुलेट किया, विभव का मान रख देंगे और आराम से धारिता हमारी C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी आ जाएगी। और के एयर एंड वैक्यूम के लिए 1 हो जाएगा तो ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी हो जाएगी, ठीक है। और परावैद्युत माध्यम के लिए उन्होंने अलग ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, तो यही हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्लियर हो गई यहाँ पे। और अब हम अपने पुराने नोट्स पे आ जाते हैं। थोड़ा सा नोट्स बीच में यहाँ पे गड़बड़ था, हम भी अपनी बराबर वापस जगह पे आके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आपने समझ ली क्या होती है। एक्चुअली इसमें यहाँ पे गड़बड़ हो गया था पेज, इसलिए यहाँ पे थोड़ा गड़बड़। हाँ, तो आपको एक और चीज में पढ़नी पड़ेगी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के अलावा जो ये संधारित्र होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, इनका अरेंजमेंट कैसा हो, इनका अरेंजमेंट समांतर क्रम में जोड़े गए हो तो कितनी धारिता होगी, श्रेणी क्रम में हो तो कितनी धारिता होगी, अलग अलग इसके लिए फार्मूला रहता है। जैसे प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम श्रेणी क्रम में होता है, वैसे कैपेसिटर्स का भी संयोजन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में होता है। समांतर क्रम में अगर हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं तो फिर समांतर क्रम में जोड़े संधारित्र को कुल अलग अलग धारिता ए हो जाएगा। इस समांतर क्रम में संयोजन होगा तो सी इक्वल सभी की धारिता सीधे सीधे जोड़ दी जाएगी और वो समांतर क्रम में इनका संयोजन बता देगा। लेकिन अगर श्रेणी क्रम में है इनका संयोजन तो 1 अपॉन सी इक्वल टू होगा 1 अपॉन सी 1 प्लस 1 अपॉन सी 2 प्लस 1 अपॉन 3 थी, यानी कि सब अपने व्युत्क्रम के बराबर होंगे ना, समझ गए। तो ये बात सीधे से क्लियर होनी चाहिए। अगर श्रेणी क्रम में तो ए फार्मूला रहेगा, जितने भी हैं, ठीक, ये जितने भी हैं, ठीक। और अगर समांतर क्रम में तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे करके
सीधा सा फार्मूला रहेगा। तो संधारित्रों का संयोजन में फार्मूला क्या रहेगा आपको सीधा सा क्लियर होना चाहिए। एक कैपेसिटर का यूज क्या होता है, हमने आपको कैपेसिटर का फोटोज भी दिखाया था कि कैपेसिटर होते कैसे हैं और कैपेसिटर में क्या होता है, अंदर कैसा रहता है, इनकी धारिता कितनी होती है। लेकिन कैपेसिटर का यूज क्या है, यूज भी तो होगा कुछ, इसका साइंस में हर चीज का कुछ ना कुछ यूज होता है। इसके आवेश के संचय में, सबसे पहले जो हमने इसकी परिभाषा बताई थी उसी में बता दिया था कि आवेश के संचय में इसका यूज होता है, ठीक। और उसके बाद ऊर्जा का संचय करने में, ऊर्जा का संचय करने में, उसके बाद वैद्युत उपकरणों में पंखे में यूज होता है। आपने बहुत सारे इलेक्ट्रिक परिपथ देखे होंगे जिन पे छोटे छोटे से लोग लगे रहते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, ठीक है। उसके बाद वैज्ञानिक अध्ययन में कैपेसिटर का यूज बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज में होता है, ठीक है। कैपेसिटर बहुत ही इंपॉर्टेंट इनोवेशन है। आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे से डिस्कस कर लेते हैं। समांतर त्रिज्या के तांबे के दो गोले जिनमें एक खोखला तथा दूसरा ठोस है, समान विभव से आवेशित है, कौन से गोले पर अधिक आवेश होगा। अब इन्होंने क्या कोशिश की है कि दो गोले हैं, एक खोखला है एक ठोस है। क्या आपने आपने तो पढ़ा है ना कि समान विभव से आवेशित है। आवेश पर कोई खोखले होने से उससे फर्क थोड़ी ना पड़ता है। आवेश जो धारिता पे फर्क पड़ता है, आवेश पर फर्क पड़ता है, वो तो उसकी त्रिज्याओं का पड़ता है। तो ये हमें मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन, यहीं पे तो आपको बच के निकलना है ना। समान त्रिज्या के तांबे के दो गोले जिनमें एक खोखला तथा दूसरा ठोस है, समान विभव से आवेशित हैं। उनका विभव तो समान ही है ना, कौन से गोले पर अधिक आवेश होगा, दोनों पर बराबर होगा, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं समान है, दोनों का विभव समान है। त्रिज्या और विभव दोनों तो चीजें समान है, तो धारिताएं भी समान हो जाएंगी। तो किसी पर कैसे अधिक आवेश हो जाएगा। यदि किसी आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र का प्लेटों को निकट लाया जाए तब उनके बीच विभवांतर में क्या परिवर्तन होगा, उनके बीच विभवांतर कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। हमने आपको फार्मूला क्या बताया था धारिता का, C इज इक्वल टू क्या बताया था, जो सीधे सीधे दूरी होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने अपने गलत जगह रख दिया, वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब दूरी को हम कम करेंगे उनके विभवांतर में किसी निकट लाया जाए, दूरी कम होगी ना, निकट ला रहे हैं तो दूरी कम होगी, दूरी कम होगी यानी कि डी कम होगा, डी कम होगा, सॉरी क्या बना दिया हमने, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी हो जाएगा। C इक्वल टू, इधर हमने लिख रखा है, इधर आप समझ पाएंगे आसानी से। C इक्वल टू 1 अपॉन डी के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, और C किसके बराबर होता है, C बराबर होता है Q अपॉन V के, Q अपॉन V इसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो Q किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया, तो विभवांतर जो होता है वो D के समानुपाती हो गया। ये हमने निकाल के दिखा दिया, आपको सीधे सीधे भी बता सकते थे हम ये बात सीधे सीधे भी बता सकते थे हम कि जब विभवांतर, जब दूरी बीच की कम होगी तो विभवांतर भी कम हो जाएगा। ये सीधा से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे कि यदि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्रों की प्लेटों के निकट लाया जाए, प्लेटों को निकट लाया जाएगा तो उनका बीच विभवांतर कम हो जाएगा, प्लेटों को दूर ले जाया जाएगा उनके बीच का विभवांतर बढ़ जाएगा, क्योंकि सीधे से अनुक्रमानुपाती होता है। ये कैसे आया मैंने अभी आपको डिराइव करके दिखाया। समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरी प्लेट का क्या कार्य है, आकार स्थिर रखते हुए पहली प्लेट के विभव को मैनेज करना, ठीक है, पहली प्लेट के विभव को कम करना तथा उसे ताकि उसे अधिक आवेश दिया जा सके ताकि धारिता बढ़ सके, ठीक है। दूसरी प्लेट का काम समझ में आ गया। दूसरी प्लेट का काम है उसके प्लेट के विभव को कम करना, जिससे कि विभव को कम कर देंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। ये हमने आपको पहले भी बताया, ऐसे करके विभव कम होगा तो धारिता बढ़ जाएगी। तो दूसरी प्लेट का काम है विभव को कम कर देना जिससे कि धारिता बढ़ जाए। किसी आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है, किसी संधारित्र पर कुल आवेश तो 0 होगा, आधा प्लस आधा माइनस कुल तो 0 हो गया, कुल तो 0 हो गया, तो कुल आवेश 0 होता है। ऊपर आ जाते हैं। एक आवेशित संधारित्र एवं एक वैद्युत सेल में मूल अंतर क्या है, एक संधारित्र कैपेसिटर में और एक सेल में क्या अंतर होता है। कैपेसिटर में भी आवेश संचित रहता है, सेल में भी, तो अंतर क्या है। देखो सेल से ली गई धारा नियत होती है जबकि आवेश संधारित्र से ली गई धारा क्षीण होती है। सेल से जो धारा ली जाती है वो कांस्टेंट होती है, वो परमानेंट होती है, लेकिन उससे जो धारा ली जाती है वो कांस्टेंट नहीं होती, क्षीण धारा होती है, वो नियत नहीं होती है। ये बात समझने लायक है, वो ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाएगी। एक चालक पर कोई आवेश नहीं है, क्या इसकी धारिता शून्य है, नहीं। अगर कोई आवेश नहीं है तो इसकी धारिता शून्य नहीं हो जाएगी। कोई आवेश होना होने प्लस आवेश हो माइनस आवेश हो तब भी तो एक दूसरे को न्यूट्रल करके कोई आवेश नहीं रह गया। इस तरह से भी सोच सकते हैं आप
वैसे आप ये बात तो सीधे-सीधे, आवेश अगर शून्य तो उसकी धारिता शून्य नहीं होगी। ठीक है? कोई आवेश नहीं है तो क्या धारिता, हाँ ठीक है। किसी संधारित्र को एक सीमा से अधिक आवेश देना संभव क्यों नहीं है? क्योंकि लगातार आवेश देते रहने से उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ता जाएगा। अंत में एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि उपयोगी प्लेटों के बीच माध्यम का रोधन हो जाएगा और संधारित्र चिनगारी देकर निरावेशित हो जाएगा। समझ में आई ये बात? बिल्कुल क्लियर सी बात है। एक फिर से हम आपके साथ बात कर ले इस पे। किसी संधारित्र को एक सीमा से अधिक आवेश देना संभव क्यों नहीं है? देखो, कोई संधारित्र है, कोई आपके पास कैपेसिटर है, उस कोई कैपेसिटर हो गया आपके पास है, उसको आप एक निश्चित सीमा तक ही आवेश दे सकते हैं। आप उसको लगातार आवेश देते हैं, लेकिन आप निश्चित सीमा तक ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि जितना आप आवेश देते जाएंगे तो उतना ही विभवांतर बढ़ता जाएगा। वी जो है, वी विभवांतर लगातार बढ़ता जाएगा और अंत में एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि प्लेटों के बीच जो माध्यम होता है ना, प्लेट होती है अंदर, उसके प्लेटों के बीच जो माध्यम होता है वो उसका रोध हो जाएगा। भंजक विभवांतर हमने पढ़ाया था आपको, परावैद्युत सामर्थ्य हमने पढ़ाया था, उनके कॉन्सेप्ट को याद कीजिए। तो उनके बीच विभवांतर बढ़ता जाएगा और एक ऐसा विभवांतर आ जाएगा, भंजक विभवांतर आ जाएगा और बीच के माध्यम का रोधन हो जाएगा और संधारित्र चिनगारी देकर निरावेशित हो जाएगा। उसके बाद आवेश वो नहीं ले पाएगा। तो इसीलिए उसे एक सीमा से अधिक आवेश देना संभव नहीं है। क्या कोई ऐसा चालक है जिसे आवेश दे सके? नाम बताइए। जिसे असीमित आवेश दे सके, मतलब बहुत ज्यादा असीमित। पृथ्वी है अपना अर्थ। जैसे हम कोई वो लेते हैं अनाविष्ट करने के लिए, पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं उस तार को, तो उसे पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी को असीमित आवेश अनावेश आवेश दे सकते, सॉरी। पृथ्वी के वैद्युत विभव को शून्य माना जाता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी की धारिता अनंत है यार, कितनी बड़ी धरती है। इसकी त्रिज्या का अनुमान है ना तुम आपको, और धारिता किस पे निर्भर करती है? त्रिज्या पे। इसकी धारिता अनंत है भाई, इसकी धारिता बहुत ज्यादा है, बहुत अनंत है बिल्कुल। तो पृथ्वी को असीमित आवेश इसीलिए दे पाते हैं, इसीलिए इसका विभव को शून्य माना जाता है। परावैद्युत पदार्थ से आप क्या समझते हैं? पहले भी बताया है, परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं में, जिनके जो अणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, हाँ। परावैद्युत पदार्थ वह पदार्थ में अणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ जड़ता से बने रहते हैं। जो नीचे जाता है, ऐसे नहीं, सॉरी। तो परावैद्युत पदार्थ क्या हो गया? परावैद्युत पदार्थ में जो नाभिक होता है, नाभिक से चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कोई भी पदार्थ में क्या होता है? बीच में नाभिक होता है, बीच में नाभिक, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें चारों ओर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नाभिक के साथ, इसके साथ दृढ़ता पूर्वक बने रहते हैं, जल्दी टूटते नहीं है। एक्चुअल में जल्दी टूटते नहीं, इसलिए दृढ़ता पूर्वक बने रहते हैं। तो इसीलिए उस पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक है। संधारित्रों के संयोजन की समतुल्य धारिता से आपको क्या मतलब है, क्या तात्पर्य समझते हैं इससे? संधारित्रों के संयोजन की समतुल्य धारिता उस एकल संधारित्र की धारिता है जो किसी बैटरी से जोड़े जाने पर उतना ही आवेश संचित करेगा जितना कि इस बैटरी से जोड़े जाने पर संयोजन करता है। समतुल्य धारिता है, समतुल्य मतलब आप टर्म को यूज करना करिए, टर्म को यूज करेंगे आपको आंसर खुद ही मिलेगा। समतुल्य धारिता उस एकल संधारित्र की धारिता है जो किसी बैटरी से जोड़े जाने पर उतना ही आवेश संचित करेगा जितना कि इस बैटरी से जोड़े जाने पर संयोजन करता है। ठीक है। तीन संधारित्रों के संयोग से अधिकतम धारिता कैसे प्राप्त करेंगे? तीनों को समांतर क्रम में जोड़ के या तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ के। जैसे हमें अधिकतम धारिता अगर प्राप्त करनी है तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे, क्योंकि समांतर क्रम में सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। C1 C2 C3 हमने आपको अभी भी बताया। और लेकिन हमें न्यूनतम धारिता प्राप्त करनी है तो उनको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो धारिता कम आएगी। क्या आवेशित चालक की ऊर्जा ऋणात्मक हो सकती है? नहीं, आवेशित चालक की ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती। आवेशित संधारित्र को ऊर्जा किस रूप में कहाँ रहती है? संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र के रूप में जो ऊर्जा रहती है वो संचित रहती है। किसी आवेशित चालक की धारिता C फैरेड और आवेश के कारण उसमें संचित ऊर्जा U जूल है। चालक के विद्यमान, हाँ, सीधा सा व्यंजक है, आपने सारे डेव से करा, आपको समझ में आ रहा होगा। आवेश जो Q होता है, Q इक्वल टू रूट 2UC। ठीक है। एक सम एक समपरिवर्ती, एक तरह से आपको फार्मूले भी मिल रहा है। एक समपरिवर्ती वायु संधारित्र में n प्लेटें हो तो समीपवर्ती प्लेटों के बीच की दूरी d हो, तब धारिता C इक्वल टू n माइनस 1 एप्सिलॉन 0 a अपॉन t। फार्मूला है सीधा सा, आपने डेरिवेशन की है तब समझ में आएंगे। ये जो आपको दिख रहा है ना, इन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। इनमें आपको a और b के बीच में कौन से समांतर क्रम में जोड़े हैं, कौन से श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, इस चीज को हल कर लीजिए और समांतर क्रम श्रेणी क्रम वाले सूत्र लगा के इनके दो बिंदु के बीच की धारिता जो भी मांगा है बता देंगे आप। एक बहुत अच्छे से सवाल रहते हैं, इन्हें पता लगाना पड़ता है कि कौन सा समांतर क्रम में कौन सा
स्टडी करने से ये वाला सवाल है, ये वाला, इसमें आप बता पाएँ तो। आप इनमें से आप इन्हें हल करके देखेंगे, नहीं होते हैं तो आप डिस्कस करेंगे हमारे साथ। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया, 15 मिनट की होगी वीडियो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, शुक्रिया। यहीं पे बंद करते हैं।